वेलकम टू द थियो स्टडी हब। आज करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है। यूनिट 1 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें छोटा सा पार्ट है, 2 टॉपिक बचे हैं इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट आपका चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए भी, 4 वाले बच्चों के लिए भी, प्रोग्राम से जो कर रहे हैं और ऑनर्स से जो कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्री मंडल सचिवालय, मतलब क्या के जो प्रशासन के अंदर मेन लोग आते हैं ना। हमने अब तक यूपीएससी वाले सारे आईएएस वगैरह की बात कर ली कि ये सब मिलके क्या है, प्रशासन को चलाते हैं। मगर जो इनके हेड वगैरह हैं, जो पूरा विधानसभा में बैठते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, सारे मंत्रिमंडल बड़े बड़े जो होंगे, मंत्री परिषद वाले, मंत्रिमंडल वाले, ये सब लोगों की बातें करेंगे हम कि ये क्या क्या करते हैं, इनका काम क्या है और ये कैसे हमारे पूरे देश को चलाते हैं। इनका काम है देश को चलाना, संभालना, देश के लिए काम करना, ठीक है, देश के विकास के लिए, ठीक है। तो इसमें यही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि नीतिगत शून्य में नहीं हो सकती, उसके पास प्रशासनिक संचालन होना चाहिए। मुख्य रूप से नीति निर्माण संसदीय लोकतंत्र और राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है, ठीक है। नीति निर्माण, नीति को बनाना, पॉलिसीज को बनाना ही मेन काम है संसद वगैरह का। भारत जैसे देश में नीति निर्माण राजनीतिक कार्यपालिका में निहित है। नीति बनाने का किसका काम है, विधानपालिका वालों का, लेकिन नीति को लागू कराने का काम किसका, कार्यपालिका का। तो ये सब सारे क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। देखो खुद ही सोचो, विधानपालिका रूल्स बनाए जा रही है संसद में बैठ के, मगर उन रूल्स को कोई मान ही नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा, देश कैसे चलेगा। उस रूल्स को फॉलो करवाने का काम कार्यपालिका के ऊपर आता है। अगर उस रूल्स को नहीं मानोगे तो वो पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे, फिर क्या है, न्यायपालिका आपको सजा देगी। इस तरीके से क्या है, सारे इंटरलिंक्ड है, जो कि कैबिनेट में है। अब हम प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका और नीति निर्माणों की मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जिसमें क्या है, मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका, मंत्रिमंडल वाले जो होते हैं ना, देखो एक तो पीएम हो गया आपका, जो सबसे बड़ा हेड है, मेन बंदा वो हो गया। फिर उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, जैसे टीम मोदी कहा जाता है, हमारे अभी कौन है, पीएम मोदी। तो उनकी जो जितने ये मेन मेंबर्स हैं ना, हेड हैं जो सारे, हर कार्यालय का, हर विभाग का जो हेड है, जैसे मान लो रेल मंत्रालय, उसका हेड, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, उसका हेड, शिक्षा विभाग वालों का हेड कौन है, ठीक है। सुरक्षा विभाग वालों का कौन है, वित्तीय विभाग वालों को कौन है, जैसे निर्मला सीतारमण है, वो कौन है, उसकी हेड है उस पूरे मंत्रालय की, उस पूरा विभाग, वित्तीय विभाग जो है ना, पूरा वित्तीय मंत्रालय पूरा का पूरा उनके हाथ में, उनकी हेड है। तो ये सारे जो बंदे हेड वाले आते हैं ना, मेन एक तो इनका मेन हेड हो गया जो पीएम है। पीएम के बाद जो पीएम की टीम बनती है ना, जो काम करती है, ये सारे मिलके मीटिंग्स करते हैं, ये सारे कौन है, इसके मंत्रिमंडल वाले, ठीक है। इतना पता होगा बेसिक आपको, ठीक है ना। ये आ रहा समझ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जो क्या, लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार की प्रशासन व्यापक नियमों को लेन देन 1961 में भारत सरकार 1961 के लिए जिम्मेदार है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ये पूरा का पूरा जो सचिवालय है, जो मंत्रिमंडल है, ये किसके अंडर आता है, पीएम के अंडर, प्रधानमंत्री के ये अंडर आएगा, ठीक है। भारत का मंत्रिमंडल सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख होता है, ये प्रशासन का हेड होता है, ठीक है। सारे आईएएस वगैरह जितने भी आईपीएस आ रहे हैं, जितने भी यूपीएससी वाले, जितने हम तक पढ़ा है ना हमने, वो सब इनके अंडर आते हैं, ठीक है। और ये खुद किसके अंडर आ रहे हैं, पीएम के अंडर। कि सिविल सेवाएं बोर्ड का पूर्व आधारित अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि सचिवालय के निम्नलिखित विपक्ष आवंटित किए जाते हैं। व्यापार और के नियम, सारे रूल रेगुलेशन बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। कैबिनेट समितियों में कैबिनेट के लिए सचिवीय सहायता, मतलब सारी हेल्प वगैरह करना, ये इनका काम है। सरकार, भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है। भारत सरकार का जो प्रशासन है ना, उसके लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, जवाबदेह ये हैं। अगर कोई गलती होती है तो इनके ऊपर बात आएगी कि कैसे गलती हो सकती है, ठीक है। शासन के विभागों में नियमों का पालन करवाना, शासन के जितने भी विभाग है ना, उसमें नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखना। व्यापार को सुचारू रूप से चलाना, हर विभाग के बीच सहयोग बनाए रखना। बहुत सारे विभाग है तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और देखो जैसे कोई गलती होती है ना, मान लो कोई रेल हादसा हुआ, तो सारे जो विपक्ष वाले होते हैं ना, वो सबसे पहले किसको बोलते हैं, रेल मंत्री को, कि रेल मंत्री क्या कर रहा था, रेल मंत्री कहाँ था, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती, ऐसे कैसे रेल हादसा हो गया, इस्तीफा दो। उससे क्या इस्तीफा मांगा जाता है, क्यों, क्योंकि वो ही जिम्मेदार है उस वाली घटना के लिए,
ठीक है, क्योंकि रेलों से रिलेटेड सारी चीज़ें जो आएंगी वो इनके अंडर आएंगी। तो सही तरीके से सारा सुचारू रूप से काम हो, कुछ गलत ना हो, वो उसकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, और गलत अगर कुछ भी कहीं हो जाता है तो विपक्ष सबसे पहले यही बोलता है कि इस्तीफा दो। ठीक है, हर विभाग के बीच ये होना चाहिए, विभागों के बीच मतभेद को दूर करने का काम भी इन्हीं का है। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या है, पीएमओ, इसका मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री का कार्यालय। ठीक है, उनका ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मेन है ये। अब पूरे देश में अगर सबसे बड़ा ऑफिस किसी को कहा जाएगा तो पीएमओ ही होगा। ठीक है, सरकार का हर काम के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है, मेन हेड जो है वो ये हैं, और इनका काम की इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर शॉर्टली आपके लिए रीड कर देती हूँ। ठीक है बेटा, बस इसमें मेन बात ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मेन हेड एक बंदा होता है, वो कौन है, पीएम आपका। पीएम की सहायता के लिए पूरी की पूरी क्या है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल बैठी होती है। अब देखो बेटा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस है, इसको समझो। देखो ये एक, मान लो मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, जिसमें से 70 से ज़्यादा 70+ जो मंत्री हैं ना, वो सब कौन आएंगे, मंत्री परिषद के अंदर। ठीक है, मंत्री परिषद। और जो थोड़े से बचे हैं ना, ये 15 टोटल में से जो थोड़े से बचे हैं, ये सब कौन बनेंगे, मंत्रिमंडल में जाएंगे। ये सारे हेड बनेंगे हर डिपार्टमेंट के, बाकी सारे मंत्री बन जाएंगे। ठीक है, इसमें यही बताया गया। और एक और ही बात यहाँ पे लिखी है कि नीति आयोग जो है ना आपका, जो प्लानिंग करता है, योजना करता है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, नीति बनाना, उसका हेड प्रधानमंत्री होता है। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्होंने बेसिक बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार विरोधी इकाई होती है, कि कोई भ्रष्टाचार ना करे, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो। और ये कि प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रीय राहत कोष है, जो हमारे लिए पूरा राहत का कोष बना हुआ है पैसों से रिलेटेड, वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रीय कोष भी सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय से संचालित होता है। तो मतलब सारा पैसा है ना हमारे पूरे देश का, जो इतना जीएसटी जाता है, हर चीज़ पे टैक्स लगता है हमारा सारा, वो सारा इनके अंडर होता है। यही बता रहे थे, इसलिए ये कि बहुत मेन चीज़ है। इनके सारे काम जो है ना हमें आगे पढ़ने हैं, ये सारे इनके काम। इसमें क्या है, रक्षा संबंधित मुद्दे सारे ये संभालेंगे। न्यायिक नियुक्ति का सारे बात ये करेंगे। न्याय नियुक्ति क्या होगा, न्यायपालिका में जितने बंदे हैं उनकी नियुक्तियाँ, सारे बड़े बड़े जज वगैरह, ये सारे राष्ट्रपति और ये मिलके करेंगे, जिसके लिए विरामतक अनुमति आवश्यक है। ठीक है, सारी चीज़ें देख के। ठीक है, वे नीतिगत मामले जो कि सिविल सेवाओं से सुधार, प्रशासन से संबंधित हो, सारे ऐसे मामले जो ये प्रशासन से रिलेटेड हो, सभी प्रमुख निर्णय, मेन सारे निर्णय यही लेंगे पीएमओ वाले, कि हमारे दूसरे देश से कैसे संबंध रखने हैं, आपदा के समय क्या करना है, रक्षा के समय क्या करना है, दूसरे देश ने अटैक कर दिया ऐसे समय में आपको क्या करना है, सारे बड़े बड़े टॉपिक इसमें आएंगे। नीति निर्माण के प्रमुख मुद्दे, कोई बड़ा सा बड़ा कोई लॉ है जो बनाना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, पर उस पर विवाद चल रहा है, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक ये आएंगे। ठीक है, राज्यों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा की, कितने राज्य को, किस राज्य को कितना पैसा देना है, विशेष पैसा देना है। अगर किसी राज्य में मान लो आपदा आ गई, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तो उनको कैसे देना है। ठीक है, भारत में तैनात आयोग, जितने भी आयोग है उनके विभिन्न प्रमुखों के लिए समझौते के अनुदान के लिए अनुरोध करना। मतलब ये कि अगर कोई भी समस्या का टॉपिक है जिस पे विवाद हो रहा है, संघर्ष है, तो उसको क्या है, निपटाने का काम भी इन्हीं का आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रशासनिक सुधार में प्रमुख पहल, जो भी हमारा प्रशासन है उसमें सुधार की ज़रूरत क्यों है। देखो प्रशासन हमने पूरा पढ़ लिया, अब इसकी नकारात्मक तथ्य भी पढ़ लेते हैं, इसमें कमियां क्या हैं। कमियां देखो बेटा ये है कि भ्रष्टाचार देखा जाता है, एक तो कि जितने भी ये सरकारी अधिकारी होते हैं ये भ्रष्टाचार करते हैं। कारण क्या है, ये फिक्स्ड है, परमानेंट है, बहुत पावर है इनके पास, इनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। ठीक है, लाल फीताशाही होती है। लाल फीताशाही का मतलब होता है बेटा लेट होना, काम बहुत ज़्यादा लेट होता है, सरकारी काम बहुत बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वहाँ आप जाओ और बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती है और सब यही बोल रहे हैं कल आना कल आना कल आना। काम ये नहीं करते अपनी शिद्दत से, मतलब पैसे तो इन्हें पूरा मिला, करना चाहिए काम, बट नहीं करते। ठीक है, अपराधीकरण भी बहुत है कि मतलब जो लोग पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा अपराधी टाइप से गुंडे हैं, वो आ गए प्रशासन में, अब वो अपने हिसाब से चलाएंगे प्रशासन को। इसमें देखो मेन यूपीएससी वाले नहीं है कि जो सचिव वगैरह होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, वो इतने अपराधी नहीं हो सकते क्योंकि वो तो पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन जो ये नेता वगैरह चुन के आ रहे हैं, ये भी तो प्रशासन का हिस्सा है, ये तो बड़े गुंडे टाइप्स भी होते हैं कई जगह पे। ठीक है, अज्ञातता मतलब ये कि जो अब नेता वगैरह आ रहे हैं ये अनपढ़ भी आते हैं। तो ये जो प्रशासन है ना आपका, जो पूरा विधान पालिका वाले हैं सारे, इनमें बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, ये बड़ा गलत चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें मेन क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।
इन सभी सुधारों को परिवर्तन के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन को सुधार नहीं माना जाता। परिवर्तन मतलब चेंज नहीं करे जाते, पुरानी चीज़ें चलती आ रही उसी को माने जा रहे हो। राज्य का प्रशासन कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, यह भी मामलों को लागू नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, कमियों की यही चीज़ें हैं जिनको सुधारा जाना चाहिए, आप इनको लिख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो चुकी है। नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी ये जो पहला यूनिट आई है ना, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। बाकी आगे की जो यूनिट्स है ना, वो इतनी खतरनाक नहीं है, वो थोड़ी नॉर्मल है। ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि बच्चों को आसानी से समझ नहीं आता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे सिर्फ सुन लो अभी आप आगे क्या करोगे आपको समझ आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।